बार हम बैठकी कर रहे हैं देश में मशहूर एनवी सर के साथ। हमको ऐसे गुरुजी बहुत पसंद हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। कोटा में आने वाले बच्चे 15 से 20% ही हो सकता है कि सिलेक्ट होते हों, जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हों। पर मैं इस बात का स्वयं साक्षी हूं कि 95% बच्चा जीवन में सफल होता है। और ये टीवीएफ वालों ने कैसे संपर्क किया आपसे? मेरे से टीवीएफ वालों ने कोई संपर्क नहीं करा। राहुल गांधी की टीम ने आपसे संपर्क किया था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, या आपने रीच आउट किया था, या आपकी पीआर टीम ने? राहुल गांधी जी को आनंद आया बात करने में, मुझे भी बहुत आनंद आया। क्या बातचीत कर रहे थे आप लोग? मैंने जब आपके बारे में ये पढ़ा कि एक नामी कोचिंग क्लास ने आपको ब्लैंक चेक दिया, जो शायद आपने अब भी संभाल के रखा है। ज्ञान होना और ज्ञान आपको जो है वो दूसरों को समझ में आना, ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति अच्छा शिक्षक होगा, ये आवश्यक नहीं है। बंसल क्लासेस में ऐसा क्या हुआ जो आपको छोड़नी पड़ी? वो भीष्म पिता हैं उस शहर के, क्योंकि कैसे शिक्षा देनी चाहिए उनसे बेहतर आज तक कोई नहीं जान पाया। इंटरेस्टिंग। आप पहले की तरह नहीं कर सकते कि फिक्स नॉलेज ली और 30-40 साल उसी पे आपकी नौकरी चल जाएगी। अब ऐसा जमाना नहीं है। जो आपने आज सीखा है वो 4 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो आपको फिर नया कुछ सीखने की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं, तो एक विद्यार्थी भेड़चाल में ये तय करे 11वीं 12वीं में कि उसे बीटेक करना है, क्योंकि लगभग सब कर रहे हैं, कैसे तय करे? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? 8th, 9th, 10th में ये बातें दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी। ये 90% बच्चों में होती है, मैं आपको बता दूं पहले। और खास तौर से पता नहीं इस मंच से मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है अगर आप यूपी बिहार की तरफ चले जाएंगे। मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, पर जो कर्मठता मैंने यूपी बिहार झारखंड के बच्चों में देखी है, फायर इन द बेली, और अमेजिंग। मतलब वो किसी भी परिवेश में रह लेते हैं। मतलब वो गरीब बच्चा आएगा ना बिहार का, सिर्फ सत्तू खा के रह लेता है शाम को पैसे बचाने के, पर वो पढ़ लेता है। आपका आईआईटी तक का सफर कैसा रहा? बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, बल्कि जब पहली बार मेरा फिजिक्स का पेपर हुआ तो मेरे उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। तो सब्जेक्टिव पेपर में मेरे 0 नंबर आए फिजिक्स में। 0 बिल्कुल 0। थोड़ा बनारस का रंग तो चढ़ने दीजिए। कैसा था माहौल? बीएचयू, भाई जाहिर सी बात है कि मैं आईआईटी में था, तो बीएचयू अपने आप में बहुत सुंदर है। बिरला वालों के ताप से बचे हुए थे। उससे डरते बहुत थे हम। क्या है एनवी सर की लव स्टोरी? मैं और मेरी वाइफ सेकंड से ही साथ पढ़े हैं। दूसरी कक्षा से? जो आप सोच रहे हैं वो सेकंड से चालू नहीं हुआ। आप भविष्य के एनवी सर को क्या सलाह देंगे जो अभी किसी आईआईटी में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने में, चीजों को आसान और रुचिकर बनाने में बड़ा आनंद आता है? आईआईटी तैयारी करते वक्त बैकअप प्लान होना चाहिए। एग्जाम का डर कैसे खत्म करें? क्या आप कभी राजनीति में जाएंगे? हमारा फिजिक्स में डब्बा गोल था, तो हम सोचते थे कि जब बड़े होके इस लायक बनेंगे कि नगर पालिका के अधिकारियों के पास जा सकें, तो उस बंदर को पकड़ लेंगे जो कमबख्त एक ऊंचाई पे बैठा है पोल पे, कभी कुछ गिराता है, कभी पुली घुमाता है। पर बंदर का वहां बैठना जरूरी था, इसलिए भी क्योंकि बंदर से इंसान तक का सफर हमने उत्सुकता के जरिए तय किया है। और रही बात फिजिक्स की, तो उसके सारे समीकरणों को समझने के लिए इस बार हम बैठकी कर रहे हैं देश में मशहूर एनवी सर के साथ, जो कि मूलतः शिक्षक हैं, उसके बाद कुछ और। हालांकि इनके परिचय कई हैं। कई लोगों ने कहा अच्छा वही एनवी सर जिनके ऊपर कोटा फैक्ट्री का जीतू भैया वाला किरदार बना है। कई लोगों ने कहा वही एनवी सर जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए। फिर कुछ ने कहा वही एनवी सर जो निर्मला सीतारमण जिनकी तारीफ करती हैं जब कोटा जाती हैं। कुछ लोगों ने कहा वही एनवी सर जो कोटा की ज्यामिति को बदल तो रहे हैं, लेकिन कई स्थापित प्लेयर इस बात के चलते उनसे खफा भी रहते हैं। क्या एनवी सर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? क्या वो शिक्षा के किसी नए मॉडल के प्रयोग के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो कोटा की जो और समस्याएं हैं, छात्रों में बढ़ता अवसाद या फेल्योर का स्टिग्मा, उनके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जब हमने कार्ड पोस्ट किया इनके साथ बैठकी का, तो जवाब की इंतजार में आप लोगों ने सवाल पूछे, वो सब पूछे जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमको ऐसे गुरुजी बहुत पसंद हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। आप बच्चों को खुराक भी देते हैं क्लास में? हाँ, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि अगर उन्हें दोस्त की तरह पढ़ाएंगे तो शायद वो अपनी बात समझ भी पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि सही में ज्ञान को उच्च स्तर तक ले जाएं, तो एक दोस्त के माध्यम से ही वो ले जाया जा सकता है, क्योंकि अब नई परिभाषा शिक्षा की अलग है। तो डांटते नहीं आप? डांटते हैं। सही बताऊं तो शायद मैंने किसी मंच से ऐसी बात नहीं बोली होगी, पर मैं पूरे कोटा में ऐसा अध्यापक हूं जो 15-17 साल के बच्चों को स्केल भी मार देता हूं।
अगर वो होमवर्क नहीं करके आते हैं। पर ईश्वर की कृपा है और बच्चों का प्रेम है कि बुरा मानना छोड़िए, जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कभी भी, वो सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। जब तक डंडा लागत नैया तब तक विद्या आवत नैया। क्या बात? ये वो वाला फॉर्मूला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, पर क्योंकि बहुत सारे माँ बाप बहुत अपेक्षाओं के साथ उनको भेजते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है एक शिक्षक के रूप में कि हम, हो सकता है कि उच्चतम कॉलेज तक ना पहुंचे, पर उनके भविष्य को सुधारने की तरफ ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर वो किसी भी गलत ट्रैक पे हैं तो उन्हें सही राह दिखाना शायद हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम शायद ये सब कुछ करते हैं। इंटरेस्टिंग। पर आपकी राह कहाँ से शुरू हुई? आप कोटा के ही रहने वाले हैं? जी, मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। आप क्या इकलौते ऐसे वहाँ के मशहूर शिक्षक हैं जो कोटा का ही रहने वाला, और कोटा में और भी हैं जो रहे हैं, पर मैं उन सौभाग्यशाली में से हूँ जो उनमें से एक हूँ। और मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मा, पर संस्कारी परिवार में जन्मा। और क्योंकि कोटा की पवित्र भूमि ऐसी है जहाँ पे शिक्षा बहती है शायद हवा में भी, तो वहाँ पे पढ़ने का मौका मिला, तो वहीं से आगे बढ़े। संस्कार तो चंबल का भी होगा। नहीं, वैसा तो नहीं वो शायद बहुत दूर है। नहीं, पर मैंने जब आपके बारे में ये पढ़ा कि एक नामी कोचिंग क्लास ने आपको ब्लैंक चेक दिया जो शायद आपने अब भी संभाल के रखा है, तो मुझे तो उसमें चंबल का ही संस्कार दिखा। ये शायद हो सकता है उधर का संस्कार हो, हमारा नहीं था। हमने उसको बोला कि इसको नहीं लेना है। हाँ। और हमने जो सोचा है शिक्षा के लिए, उसी काम को आगे बढ़ाना है। बंसल क्लासेस में ऐसा क्या हुआ जो आपको छोड़नी पड़ी? थोड़ा ललन टॉप स्टाइल में बातचीत करते हैं। नाम लेके सीधे सपाट। पहले मैं उस बात पे आने से पहले ये बोलूँगा कि बंसल सर मेरे गुरु रहे हैं। आज जो भी मैं कुछ हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। पूरा कोटा शहर में पूरा योगदान उनका है। वो भीष्म पिता हैं उस शहर के, क्योंकि कैसे शिक्षा देनी चाहिए उनसे बेहतर आज तक कोई नहीं जान पाया। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा, बहुत स्पष्ट रूप से आपने पूछा, तो बिल्कुल सही शब्दों में उसका उत्तर दूंगा। जब मैं बंसल में पढ़ाता था तो बंसल में ऐसी फिलॉसफी थी कि बैचेस वाइज सिस्टम चलते थे, तो हर बैच के टीचर को अलग अलग बच्चे अलॉट होते थे। तो बच्चों को इतना प्रेम था कि मेरी क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आ जाया करते थे दूसरे बैचेस के भी। ऐसा कई दिनों तक हुआ। तो जैसे मान लीजिए 100 की स्ट्रेंथ है तो उसमें 300 बच्चे आ रहे हैं, 350 बच्चे आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि दूसरी कोचिंग के भी बच्चे आके बैठने लगे। तो एक दिन सर बंसल सर थोड़े से अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट थे, तो मेरी क्लास में आए और उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बोली एज अ टीचर, जो कुछ देर तक मैंने सुनी। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं सुननी चाहिए और मैं चुपचाप नतमस्तक होकर अपने घर आ गया। जब मैं घर आ गया, कुछ बात नहीं हुई सर से, कोई बात नहीं, मेरे गुरु थे, उनके सामने कुछ बोलना शायद हमारी हिम्मत हो ही नहीं सकती है। मैं जब घर आ गया तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे घर तक आ गए। मेरे को शायद संख्या तो बहुत याद नहीं होगी, 500 से 1000 बच्चे घर पे आ गए कि नहीं सर आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने ही पहली बार जो मेरी, जिसका मैं फाउंडर हूँ, मोशन, उसका नाम उन्होंने रखा। बच्चों ने ही कि सर आप ये पढ़ाइए। पहले एक दूसरा बच्चा था जिसने कोचिंग के लिए किराए पे जगह ढूंढी। तो पहली बार जब वो जगह ढूंढी तो हमने बहुत छोटा सा कमरा लिया, शायद 50 एक बच्चे उसमें आ सकते थे, पर वो पहले दिन ही छोटा पड़ गया। पहली बार थी इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि शायद कैलेंडर में साल 2007 का था। बिल्कुल 2007 दिसंबर की बात है, ये 7 दिसंबर की बात है। और अब तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, पर उस समय फीस भी बच्चों ने ही तय करी थी कि सर इतनी फीस आप लेना। उन्होंने ही पैम्पलेट छपाए थे। तो पहली बार वो कमरा जो था वो छोटा पड़ गया। फिर दूसरी जगह ली मेरे फादर ने, फिर तीसरी जगह ली तो वो भी छोटी पड़ गई। फिर हमने एडमिशन्स रोक लिए। मुझे याद है कि मेरे फादर उस समय 2 रात तक, क्योंकि हमें कोई बहुत आइडिया नहीं था, तो 2 रात तक वो सोए नहीं, क्योंकि वो बेंचेस बनवा रहे थे। मेरे खुद के फादर, मतलब जो बनाने वाला होता है उसकी दुकान पे बैठे रहे वो 2 दिन तक कि फटाफट बेंचेस बने ताकि बच्चे आके बैठ सकें। तो ऐसा कुछ हुआ था बंसल क्लासेस में। और मैं कहता हूँ सर ने शायद मुझे जो बोला वो मेरे लिए आशीर्वाद का काम करा। हो सकता है उस समय थोड़ा सा मुझे बुरा लगा होगा, हल्का फुल्का, पर मुझे लगता है कि गुरु के तो वाणी में ही आशीर्वाद होता है, वैसे वाली बात मेरे साथ रही। वैसे भी भीष्म पितामह किसी भी पाले में खड़े हों, सही आशीर्वाद तो सब मांग ही लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। बिल्कुल वैसा ही शायद मेरे साथ हुआ। राहुल गांधी की टीम ने आपसे संपर्क किया था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, या आपने रीच आउट किया था, या आपकी पीआर टीम ने? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। वास्तविकता में हुआ था कि राजस्थान सरकार की एक बच्चों को फ्री पढ़ाने की योजना होती है, उसके कुछ बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये आया था कि उन बच्चों को लेके राहुल गांधी जी से और अशोक गहलोत जी से मिलवाना है। तो संयोगवश उस सरकार की तरफ से प्रस्ताव था ये? सरकार की तरफ से उन बच्चों को मिलवाना है, क्योंकि वो बच्चे फ्री में पढ़ाए जाते हैं सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों में। अच्छा, तो अशोक गहलोत अपना रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी के सामने पेश करना चाह रहे थे कि देखिए साहब हम क्या क्या कमाल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन 35 बच्चों को लेके हम लोग गए थे। संयोगवश मैं चला गया उस दिन।
तो मैं वहाँ गया, फिर एक प्रेजेंटेशन था जिसमें 35 बच्चे थे और आप सब लोग बैठे हुए थे। डोडासरा साहब थे, अशोक गहलोत साहब थे और राहुल गांधी जी थे। वो आए, उन्होंने कुछ देर इंटरेक्ट करा, मुझसे भी इंटरेक्ट करा। फिर जैसे हम वहाँ से बाहर निकले तो अशोक गहलोत साहब ने बोला कि आप 2 मिनट राहुल गांधी जी के साथ चलिए। उसके बाद उनको 8 किलोमीटर का स्ट्रेच चलना था। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों वहीं पे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट आपको चलना है साथ में। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात थी कि ऐसा मौका मिल रहा है। तो जनरली ऐसा होता है कि उनके साथ जो चलते हैं 2-2 मिनट चलते हैं। फिर जब मेरे को वहाँ चलने का मौका मिला तो 2 मिनट हम चले। फिर राहुल गांधी जी को आनंद आया बात करने में, मुझे भी बहुत आनंद आया। क्या बातचीत कर रहे थे आप लोग? टू बी ऑनेस्ट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। नहीं, मेरी भी दिलचस्पी नहीं है। लोगों को लगता है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या बात कर रहे थे? शिक्षा पे बात कर रहे थे, किस चीज़ पे बात? शुरुआत शिक्षा से ही हुई, शिक्षा को कैसे देखना चाहिए। फिर देश पे लेके बात हुई कि उन्होंने एक बोला कि हमारी प्रोडक्शन मेंटेलिटी होनी चाहिए, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन की हमारी मेंटेलिटी है। उन्होंने जो एक बात जिस पे स्ट्रेस बोला कि प्रोडक्शन मेंटेलिटी होनी चाहिए हमारी। हम किसी भी जिले पे, किसी भी स्तर पे ये बात ना कहें कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इट इज़ लाइक सेल्स। हमें कितना प्रोडक्शन हुआ इस पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारी उनकी घर परिवार की भी बातें हुई, उनकी क्या मनोदशा थी जब राजीव गांधी जी का स्वर्गवास हुआ, ये मैंने पूछा उनसे व्यक्तिगत। उन्होंने ये बात मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने इतना सहज करा उस वार्तालाप में, क्योंकि करीब 1.5 घंटे हमने वार्तालाप करी मैंने उनसे व्यक्तिगत। तो उन्होंने इतना सहज, आप लोग 1.5 घंटे तक वॉक करते रहे? 1.5 घंटे तक वॉक करते रहे हम। 8 किलोमीटर बाद उनको एक जगह रुकना था, तो वो भी इसलिए क्योंकि वो रुकना था तो चले गए फिर वहाँ पे। तो 1.5 घंटे उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये, तो मैं काफ़ी सहज उन्होंने मेरे को करा। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी कि आपकी क्या मनोदशा थी। तो उन्होंने अपनी कुछ बातें बताई। उन्होंने बहुत सारे अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्होंने बताई कि हमारी कैसी मेंट। कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जैसे उन्होंने एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ पे ड्रोन जब आए तो उसे बैन कर दिया गया शुरुआती दौर में। बहुत शुरुआत की बात उन्होंने बात बताई, ईयर मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि शुरुआती दौर में हमारे यहाँ पे बैन कर दिया गया ड्रोन, क्योंकि ये माना गया कि इससे कहीं पे भी ले जाके बम फोड़ दिए जा सकते हैं, इसलिए ड्रोन की फैक्ट्रियाँ ही बंद करा दी गई। बहुत शुरुआती दौर की बात है। तो उन्होंने बोला ये गलत है, ड्रोन तो बाहर से भी लाया जा सकता है ना, अगर इसे बम फोड़ना है तो उसके लिए उस पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देना वो सही बात नहीं है। इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी बातें छोटी छोटी बोली। उन्होंने शिव पे बहुत देर बात करी, माइथोलॉजी पे बहुत देर उन्होंने बात करी, शिव जी के क्यों 3 लाइनें हैं, इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी बातें करी। तो अच्छा लगा शायद उनको बात करके। फिर शिक्षा पे बहुत देर बात हुई, तो शिक्षा पे मैं क्या सोचता हूँ वो मैंने उनको काफ़ी देर बताया। तो उनको अच्छा भी लगा कि शिक्षा को कैसे देखना चाहिए। मैंने उनको बोला कि शिक्षा को देखने का तरीका जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो नहीं है। जो बात शायद उनको बहुत अच्छी भी लगी, उसी वहीं से हमारी वार्ता चालू हुई थी। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि शिक्षा को आप कैसे देखते हो। तो फिर उनको लगा कि बात सही है। तो मैंने बोला कि शिक्षा को देखने का तरीका हमारा ये नहीं जो हम आज देख रहे हैं कि हम रेगुलर इस बात के लिए बोलते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटी करिकुलम है या हमारे जो स्कूल के करिकुलम है चेंज होने चाहिए। जाहिर सी बात है, अपडेट होने चाहिए, उनको चेंज होने में बहुत समय लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा को सिखाने के तरीके को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 3 साल में हर नॉलेज, हर प्रोसेस ऑब्सोलीट हो रही है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसे ये पता होना चाहिए कि शिक्षा को ग्रहण कैसे करा जाता है और फिर उसे अप्लाई कैसे करा जाता है। कोई फिक्स नॉलेज लेके आप पहले की तरह नहीं कर सकते कि फिक्स नॉलेज ली और 30-40 साल उसी पे आपकी नौकरी चल जाएगी। अब ऐसा जमाना नहीं है। जो आपने आज सीखा है वो 4 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो आपको फिर नया कुछ सीखने की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। यहां से हमारी बात शुरू हुई थी। इंटरेस्टिंग। फिर बहुत सारी बातें हुई, इसी तरीके की बहुत सारी बातें होती रही और फिर वो समय निकल गया। अभी भी आप संपर्क में हैं उनके दफ्तर के? उनके जो पीए हैं उनसे संपर्क में बहुत थोड़ा सा, ऐसा कोई खास नहीं, बहुत कोई संपर्क नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1.5 घंटा चले और कोटा में तब से चर्चा है कि क्या ओम बिरला, कोटा के सांसद और देश की लोकसभा के स्पीकर, उनको अब असुरक्षित महसूस करना चाहिए? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। ओम बिरला जी मतलब कोटा के लिए शायद बहुत बड़ी धरोहर हैं, बहुत बड़ी। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे। धरोहर तो बंसल साहब भी हैं। बिल्कुल हैं, पर आपने अपनी एक लीक बनाई है। बिल्कुल बनाई है, पर मेरी कोई, इस मंच से मैं कहता हूं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा राजनीतिक जीरो है। तो कोई उधर की तरफ की कोई बात ही नहीं। मैं शिक्षाविद हूं और शिक्षक ही रहना चाहता हूं जीवन भर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर ओम बिरला जी का आपने नाम लिया, इसलिए मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत उनसे बहुत पास से मैंने उनको देखा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इतना मेहनती व्यक्ति आज तक कभी नहीं देखा। मैं कोई राजनीतिक या किसी पार्टी या उसकी बात नहीं करने वाला हूं। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक नॉर्मल शिक्षाविद हूं और वही रहना भी चाहता हूं। पर इतना मेहनती व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब और हमेशा मुस्कुराहट के साथ, इसमें कोई शक और संदेह। मतलब वो जनसंपर्क इतना स्ट्रांग है, उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है और निरंतर काम करते रहते हैं 14, 15, 16 घंटे निरंतर। शायद तभी वो इस जगह पर हैं जहां आज हैं।
नहीं, उनके समर्थक तो उनको जयपुर में देखना चाहते हैं, पर वो बात फिर कभी जब मैं राजस्थान के नेताओं से बात करूंगा तब उस पर चर्चा होगी। तो जो निर्मला सीतारमण आई थी, वो क्या प्रसंग था जहां पे आपकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई? मेरे हिसाब से वो भी संयोग ही था और मैं सौभाग्यशाली था कि ऐसा हुआ। तो कोटा में हमारे एक प्रांगण में निर्मला सीतारमण जी पधारी, जहाँ पे एक शिक्षक पे ही शिक्षकों को सम्मान और इस तरह के एक प्रोग्राम था, जहाँ पे विभिन्न जगह से आए हुए बच्चों से उनका संवाद रखा गया था। बिरला साहब ने ही उसको रखा था, ओम बिरला जी ने, माननीय लोकसभा स्पीकर ने। तो जब उस प्रांगण में आया तो वहाँ पे सभी इंस्टीट्यूट के, कोटा के सभी जगह के बच्चे थे। तो क्योंकि बच्चों का प्रेम मेरी तरफ काफ़ी रहता है, तो जब मैं एंटर करा तो बहुत ज़्यादा शोर हुआ। तो फिर निर्मला सीतारमण जी ने सोचा होगा शायद ये कौन आए हैं, तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, थोड़ी देर मुझसे बात करी। फिर जब वो स्टेज पे गई तब वो प्रसंग हुआ जो आपने देखा है। अच्छा, और ये टीवीएफ वालों ने कैसे संपर्क किया आपसे? मेरे से टीवीएफ वालों ने कोई संपर्क नहीं करा, बल्कि जब वो सीरीज आ गई और उन्होंने इंटरव्यूज में बोलना चालू करा कि हमने एनवी सर को कॉपी किया है, तब मुझे पता पड़ा। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि पहले करते तो आप रॉयल्टी मांग लेते? पता नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल ऐसा तो आईटी वालों का आपसी भाईचारा रहना ही चाहिए। नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं। जो उन्होंने अब जिस मंच पे लाके मुझे खड़ा करा है उसके लिए बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको। रॉयल्टी तो मुझे देनी चाहिए शायद उनको। इंटरेस्टिंग। तो अभी देखिए, आईआईटी का जिक्र आया, आप पढ़ाते हैं वहाँ पे नीट के लिए और जेईई के लिए। आपका आईआईटी तक का सफ़र कैसा रहा? मैं जाहिर सी बात है कोटा का ही रहने वाला था, तो कोटा में पढ़ा। मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, बल्कि मैं आपको सही बताऊं तो ये कहानी मैंने कई बार बोली है, फिर भी मैं बोलता हूँ, और इसलिए भी बोलता हूँ ताकि बच्चे उससे उनका मनोबल बढ़े। मैं जब पहली बार बंसल क्लासेस से ही पढ़ा था, तो जब पहली बार मेरा फिजिक्स का पेपर हुआ तो मेरे उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। तो सब्जेक्टिव पेपर में मेरे 0 नंबर आए फिजिक्स में। 0 बिल्कुल 0। और मुझे आज तक याद है कि मेरी कॉपी छुपा के दी गई। टीचर क्योंकि सोचता है यार बच्चे की बेइज्जती होगी, तो उन्होंने मेरी कॉपी छुपा के दी। वो दिन था तब मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट में मैं पारंगत हासिल करूंगा जरूर। और तो मुझे केमिस्ट्री कम पसंद आती थी, इस वजह से मेरी थोड़ी रैंक पीछे रही, 3217। पर आईआईटी गया और आईआईटी बीएचयू गया। केमिस्ट्री की वजह से थोड़ी पीछे रैंक रही, जो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि गलती नहीं करनी है, कि मुझे वो समझ नहीं आता था लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। जनरली लड़कों को ईगो रहती है कि हम तो लॉजिकल सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, पर मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वी हैव टू ट्रीट ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ इक्वल वे, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। पर फिर बनारस गया और बनारस जाने के बाद माता जी ने एक ही बात बोली थी कि भाई जो भी बनना है वो फर्स्ट ईयर में ही सोच लेना। तो फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया कि शिक्षक बनना है। माता जी को बहुत क्लैरिटी थी है? हाँ, माता जी वो कहानी सुनाती थी जो अपन बचपन से सुनते हुए, गड्ढा एक ही जगह खोदो तो पानी निकल आएगा। हाँ। तो हम बचपन से सुनते हुए आए थे उस कहानी को। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही बोला कि भाई तुम्हें जो भी बनना हो वो तय कर लेना। तो मेरे 2 ही सपने थे, या तो एस्ट्रोनॉट बनता या टीचर बनता। फिर मैं अपने बहुत अच्छे शिक्षक के पास गया, मैंने बोला सर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिशिर मित्तल सर हैं एक, तो वहीं नहीं, वो कोटा में पढ़ाते हैं। तो मैं छुट्टियों में आया तो उनसे मिला, उन्होंने बोला एक बार पढ़ा के देख। ज्ञान होना और ज्ञान आपको जो है वो दूसरों को समझ में आना, ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति अच्छा शिक्षक होगा ये आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, पूरी तरह सहमत। तो मैंने कहा बात सर आपकी सही है कि मैं तुझे शिक्षक बनने के लिए तब बोलूंगा जब तुम्हारा ज्ञान तुम डिलीवर कर सकते हो। तो बाय गॉड ग्रेस जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा, बच्चों को बहुत प्रेम मिला और मुझे बहुत आनंद आया। मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि कई बार हमें खुद को नहीं पता होता कि हम शायद इस चीज के लिए बने। ये थोड़ा सा भाई साहब फास्ट फॉरवर्ड हो गई कहानी। अभी तो बीएचयू पहुंचे हैं। थोड़ा बनारस का रंग तो चढ़ने दीजिए। कैसा था माहौल? बीएचयू, भाई जाहिर सी बात है कि मैं आईआईटी में था, तो बीएचयू अपने आप में बहुत सुंदर है। बिरला वालों के ताप से बचे हुए थे। उससे डरते बहुत थे हम। हाँ, तो मतलब बिरला वालों खुश हो जाओ। अभी रिसेंटली मैं गया था, कुछ दिन पहले मेरे को वहाँ पे बुलाया था, टेक्निक्स इवेंट था, तो मैं वहाँ पे स्पीकर ही था अपने कॉलेज में। खुद में बहुत अच्छी फीलिंग थी वो कि अपने कॉलेज में दोबारा जाना। तो अभी भी वो बिरला में का डर वहाँ के बच्चों में है। हालांकि वहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है अब, पर वो डर तब से है कि नहीं यार बिरला के बाहर से रात में निकल रहे हैं तो 3-4 लड़के साथ ही निकलेंगे, खासतौर से आईआईटी वाले। क्यों था ऐसा? मतलब एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो 4 साल में वहां पे रहा। भाई साहब सही बातें होंगी। नहीं बिल्कुल सही होगी साहब, बताइए। तो 2003 से 2007 के बीच में वहां रहा। मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी कुछ ऐसी चीज नहीं देखी, पर ऐसा सुना बहुत कि कभी भी वहां से अंदर से बम बन जाता है और उसको बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, लड़ाई हो जाती है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियां वहां पे, भोकाली कहानी भरमार है। और वैसे भी मेरे को जो लगता है कि मैं टिपिकली राजस्थानी हूँ, तो पहली बार गया तो बहुत नॉर्मल फैमिली से गए, तो हमने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी भी नहीं थी। मैं तो पहली बार कॉलेज गया तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि भाई कंप्यूटर चालू कर दो।
तो मैंने बोला कंप्यूटर चालू कर दो। अब उसकी एक स्क्रीन लगी हुई थी, तो मैं उस स्क्रीन को ही दबा रहा था। मुझे पता नहीं था रियलिटी में कि एक सीपीयू होता है जिसमें दबाना होता है। ये बात मैंने सिर्फ बताई ताकि आपको पता पड़े कि वहाँ पे जो राजस्थानी भाषा में हम बहुत स्ट्रेट बोलते हैं, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ तो भोकाल बनाने का जो बनारस में, मैं कहता हूँ शायद हो सकता है उसका फायदा मुझे एज ए टीचर में भी पता पड़ा हो कि किस कॉन्सेप्ट में भोकाल बनाना है जो क्योंकि हमें ये पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आता है जी। तो मेरे को लगता है कि शायद वो थोड़ा बहुत गुण बनारस से आया हो। 4 साल आनंद मंगल में कटे। बहुत अच्छे, और थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा हुई क्योंकि मैं सेकंड ईयर से पढ़ाने लग गया था। कहाँ पढ़ाते थे? वहीं मेरी खुद की कोचिंग हो गई थी 3rd ईयर में, कोटा पॉइंट के नाम से। और उसके पहले मैंने अपने एक आध इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। तो किसी ने जाके प्रोफेसर साहब को चुगली नहीं की कि साहब ये तो बाहर भी अपना काम धंधा चला रहा है? नहीं, प्रोफेसर्स को पता था, पर प्रोफेसर्स एक ही बात बोलते थे कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और ये बात से मुझे शुरुआत में मेरे फादर को भी तकलीफ थी जब मैंने बोला कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई IIT में जाने के बाद मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स का सपना होता है भाई हमारा लड़का US जाएगा, लंदन जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, MBA करके कुछ तो बड़ा करेगा। तो टीचर बना। तो उन्होंने बोला अच्छा टीचर बनोगे? तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं। उन्होंने मेरी इच्छाओं का हमेशा सम्मान करा और पूरा सपोर्ट करा। मतलब मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और तो उन्होंने मेरे को बोला कि बस इतना ध्यान रखना कि आपकी बीटेक विद ऑनर्स होनी चाहिए, और जब आप कॉलेज से पास आउट करो तो आप इसलिए टीचर बने क्योंकि आपके पास जॉब नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे पास जॉब्स होनी चाहिए और बीटेक विद ऑनर्स होनी चाहिए। ये 2 मेरी शर्तें, बाकी जो तुम्हें करना है करो। ये बात मुझे याद भी रही और इन दोनों का मैंने प्रतिफल भी उनको दिया कि हाँ मैं बीटेक विद ऑनर्स करी, 5 जॉब थी। मस्ट बी अ प्राउड फादर मे बी, पर उनके जो शब्द थे वो मेरे को याद रहे कि ये उनकी कंडीशन थी। तो उस समय 12-15 घंटे रोज काम करना, सुबह 6 बजे उठना, मतलब 5 बजे उठना, 6 बजे अपनी कोचिंग पहुंच जाना, फिर 8 बजे वापस कॉलेज आना, 8 से 4 कॉलेज करना, फिर वापस कोचिंग चले जाना 5 बजे। लगन थी, है? लगन थी, जुनून था। तो वो वैसा था कि नहीं यार कुछ और इंटरेस्ट आने लगा था। बच्चों का प्रेम था जो लगातार आपको ड्राइव कर रहा था, जो मुझे लगता है। तो आपने कहा कि कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे बहुत आता है, उसमें भोकाल बनाना है। फिजिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक हैं? फिजिक्स में जैसे बच्चों को थोड़ा ऑप्टिक्स से डर लगता है, थोड़ा कैपेसिटर है उससे डर लगता है उनको, इधर सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल है, इनसे थोड़ा डर लगता है। तो बेसिकली भोकाल बना के उनका डर खत्म करना वाला जो प्रक्रिया है, जो बहुत अच्छे से, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत बार डरा देते हो तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाता है। मैं उस प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा बिलीव करता हूँ कि 3-4 बार जिसको डर सुन के आए हैं उसको आप पहले दिन बोल दो कि बहुत आसान है, तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिसको उन्होंने अपने सीनियर से भी सुना है कि यार ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, ऑप्टिक्स में तो दिमाग घूम जाता है। हाँ है? तो हम धीरे धीरे उसको वही बताते हैं। पर जब उसको सवाल होने लगते हैं आप, क्योंकि है नहीं वो टफ, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो उसको अगर रुचिर बना के आप पढ़ाओगे तो बच्चे को अलग लेवल पे आनंद आएगा और उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है जब वो उस भोकाली टॉपिक को सीख जाता है जिसके बारे में उसने सुना था बहुत। तो उसको आनंद बहुत अलग होता है। अरे हमने लीग में ऑस्ट्रेलिया को पटक लिया, सेमीफाइनल फाइनल तो खेल ही लेंगे। सही बात है, बिल्कुल। वो वाली फील आ जाती है। अच्छा मैं रोटेशनल सीख गया, तो जनरली जैसे हम 12th के टॉपिक्स हैं तो हम ऑप्टिक्स से ही चालू करते हैं जनरली। तो बच्चे को लगता है अगर मैं ये सीख गया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, ये मुझे समझ में आ गया है। तो जनरली मेरा वो है कि बच्चे को जो वो सुन के आया है कि ये बहुत टफ होता है, अगर आप शुरुआती कुछ दौर में उसको वो समझाने में सक्षम हो गए तो उसको बाकी बहुत कुछ आसान लगेगा। कई ऐसे प्यूरिस्ट टीचर्स हैं जो ये कहते हैं कि ये जो नई एज के लड़के हैं, मास्टर बन गए हैं, इनका जोर मस्खरेबाजी पे, रुचिकर बनाने पे, किस्से कहानी सुनाने पे ज्यादा होता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशंस? मैं कहता हूं कि ये एक थिन लाइन है, ये एक थिन लाइन है। क्या एक अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए? हाँ। क्या उसे डिलीवर करना आना चाहिए? हाँ। अगर वो इन दोनों बातों में सक्षम है और इसके साथ वो एंगेजमेंट एक्टिविटी ऐड कर रहा है, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी नाउ डेज, बिकॉज हमें एंगेजमेंट क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप खुद जिस जगह से आते हैं वहाँ पे भी इसकी एक थिन लाइन है, जो सही न्यूज़ को डिलीवर करते हैं बट उसे एंगेजिंग भी अगर साथ साथ बनाते हैं। इन दोनों का सही समावेश अगर आप कर पाएंगे तो ही आप वास्तविकता में पत्रकार हैं। मैं शिक्षक को भी ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि एंगेजिंग बनाना भी बहुत जरूरी है। उसे 1.5 घंटे 5 घंटे अगर पढ़ाना है आपको तो उसे उसके दिल की बात भी करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि जो 17 से 16, 17 साल, 18 साल का बच्चा है वो उसका मन नहीं भटक सकता, भटक सकता है, पर उसे ये बता के कि भटक सकता है और कहाँ रुकना है। ये एक अच्छे अध्यापक का रोल है। हमारे न्यूज़ रूम में 3 शब्द हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। आप बोल रहे थे तो मुझे फिर ध्यान आ गए, और उन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द हम अपनी जर्नलिज्म करते हैं। स्पष्ट, जो आप लिख रहे हो आपको क्लैरिटी है कि नहीं? आपको टॉपिक नहीं पता, आप लिख रहे हो, आप कोई ऐसी लाइन लिख रहे हो जो आप ही को नहीं पता, कोई उसमें ऐसा टर्म आ गया, कोई ऐसी डेफिनेशन आ गई, आपको नहीं पता पर आपने लिख दी क्योंकि आपने कहीं पढ़ ली है।
दूसरा है सरल, कि आप सिंपल ढंग से बता सकते हो सामने वाले को विदाउट जार्गन दिए, बिना डराए। बट थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सरस। कैन यू मेक इट मजेदार, कैन यू मेक इट एंगेजिंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। ये ही शिक्षा प्रणाली में होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है कि हाँ, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद सिर्फ ये मस्करापन करने से ही चले जाएंगे, पर ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम नहीं होता जब तक आप रियलिटी में कंटेंट डिलीवर नहीं करोगे। और कोई अंततः तो पढ़ाना ही पड़ेगा, अंततः पढ़ाना ही पड़ेगा। आप मस्करी आप एक समझिए कि एक टीचर अगर फिजिक्स का टीचर है या केमिस्ट्री का टीचर है, बायोलॉजी का टीचर है, वो एक बच्चे को 250 350 घंटे साल में एंगेज करता है, वो मस्करी करके एंगेज नहीं कर सकता। ये कहना गलत है। वो डिप होने लगेगा अगर सिर्फ मस्करी से एंगेज करेगा तो। कुछ वहां पे आपको ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड जैसा दिखता है? वो हमेशा हर फील्ड में रहता है, और उनमें उनसे जो ओल्ड गार्ड हैं उनसे, जैसे आज बंसल सर की एक पेडागोजी थी, उसके बाद शायद हमारी पीढ़ी चल रही है, फिर एक और नई आ रही है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमें नई पीढ़ी से भी सीखना है और जो पुरानी पीढ़ी चली गई है उसके भी गुण लेने हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनके गुण लेकर नई चीजों का समावेश करना ही शायद शिक्षा का नया नियम होना चाहिए। आप वहाँ पे जो पढ़ाई करवाते हैं उसमें बहुत बच्चे बीटेक के लिए जाते हैं, और फिर हम लोग साल दर साल वो रपटें देखते हैं खबरों में कि रेजगारी की तरह निकल रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं। तो एक विद्यार्थी भेड़चाल में ये तय करे 11वीं 12वीं में कि उसे बीटेक करना है, क्योंकि लगभग सब कर रहे हैं, कैसे तय करे, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं इसका उत्तर थोड़ा सा अलग तरीके से देना चाहता हूँ, पर पहले हम ये समझें कि जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि बोर्ड्स, जेई और नीट, इन तीनों में साइंस आती है, तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पर इनकी पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। जेई एडवांस जो कि आईआईटी का एग्जामिनेशन है, उसमें 3 घंटे में 54 सवाल आते हैं। आप सिर्फ 25 सवाल सही कर दीजिए, आप आईआईटी पहुंच जाएंगे। जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं मैं। उधर नीट को आप लीजिए, 3 घंटे में उसे 200 सवाल करने हैं, 200 में से उसके कम से भी 200 में से 180 अटेम्प्ट करने हैं, और 180 में से उसके कम 150 सही होने चाहिए, तब वो डॉक्टर बन सकता है। तीसरा बोर्ड है जहां पे सिर्फ आपको परसेंटेज से मतलब है और कोई लेना देना नहीं है। जो पढ़ाया गया है उसे रटिए, उसे सही बताएं तो वापस उगल दीजिए, एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव लिखिए और बात बन जाएगी। सिलेबस सेम है, पढ़ने की प्रक्रिया तीनों की अलग है। हम ये समझें कि क्यों ऐसा करा गया है। नीट में डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है कि जब इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर पेशेंट लेटा हो तो घर जाके एक्सेल शीट नहीं बना सकता कि इसे कौन सी दवाई दूंगा। उसे तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि इसका बीपी घट रहा है, इसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, इतना ब्लड लॉस हो चुका है, उसे कौन सा इंजेक्शन लगाना है। आईटी इंजीनियर को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसकी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2 दिन डिले भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कि मैं कितने मिनिमम फ्यूल के साथ मार्स पे जा सकता हूं। इट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो 10 दिन डिले भी सॉल्व करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात हम ये समझे कि हम किस में ताकतवर हैं। जो आपने बोला बीटेक या नीट जो भी, तो पहले हम इस बात को समझे। जैसे मैं अगर आपको व्यक्तिगत रूप से बोलूं तो जेई के लिए एक बेसिक एल्जेब्रिक एक्यूमेन बच्चे के पास होना चाहिए। थोड़ा इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें लेमन टर्म्स में। जैसे मैं आपको बताऊं तो बंसल सर से मैं आपको बताता हूं, उनमें एक बहुत अच्छी काबिलियत थी कि वो पहचान लेते थे कि यार ये बच्चा सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, या ये टॉपर बनेगा या नहीं बनेगा। 8th 9th 10th में ये बातें दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी। ये 90% बच्चों में होती है, मैं आपको बता दूं पहले। बेसिक मैथ्स के हमारे, और ये मैं आपको इसलिए दावे के साथ बोल सकता हूं, हमारे देश में और खास तौर से, पता नहीं इस मंच से मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है अगर आप यूपी बिहार की तरफ चले जाएंगे। राजस्थान भी उसका एक परिवेश हो सकता है। ऐसा क्यों, ये मुझे नहीं पता, पर ये एल्जेब्रिक एक्यूमेन जिसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप समझिए 2 इक्वेशन है, उसे सॉल्व करने का तरीका, फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करने का तरीका, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसके बिना हम फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि 85% ऑफ द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग अपन नहीं कर सकते। सिलेबस भले सेम है, ऐसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो नीट में सिलेबस भले सेम है दोनों का, पर बहुत बेसिक आता है वहां पे आपको बहुत रफ्तार में उत्तर देने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की रफ्तार आपकी तेज होनी चाहिए। आप समझिए कि 200 सवाल पढ़कर समझने का मतलब 10,000 से 12,000 वर्ड सर पेपर में आते हैं। 10,000 से 12,000 वर्ड को पढ़कर समझने का समय बच्चे के पास सिर्फ 1.5 घंटे है, क्योंकि 3 घंटे में तो पूरा पेपर करना है। पढ़कर समझने का मैक्सिमम समय जो बच्चे के पास है वो सिर्फ 1.5 घंटे। तो वहां पर एक अलग टाइप का अपन बोल सकते हैं कि टैलेंट चाहिए, इधर एक अलग टाइप का टैलेंट चाहिए।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, ये टैलेंट हमें बचपन में बच्चे में दिखने लगता है जी। कई बार ऐसा तो नहीं कि बच्चा कहीं सिर्फ इंजीनियर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसका दोस्त इंजीनियर बन रहा है। हाँ, या घर वालों को लगता है कि साहब लड़का है तो मैथ्स पढ़े, और मैथ्स नहीं तो कम से कम बायो पढ़े, हाँ। पर साइंस तो जरूर पढ़े, और साइंस नहीं तो कॉमर्स पढ़े, ह्यूमैनिटीज पढ़ के तो क्या ही हुआ है किसी का। हाँ, वो मेरे हिसाब से ये कटु सत्य है, बट सच्चाई यही है कि 90% ऑफ पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं। ये सच्चाई है। तो मेरा वही कहना था कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, पहले उस एग्जामिनेशन क्यों लिया जा रहा है उस बात को समझें। हम किसी भी तरीके से अगर नीट में पहुंच भी गए, मैं तो कह रहा हूं आप एमबीबीएस में चले भी गए, पर अगर आपकी रटने की क्षमता तेज नहीं है और सप्लाई करने की क्षमता तेज नहीं है, तो भी आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप रियलिटी में इंजीनियर बनना चाहते हैं अच्छे, जैसे आपने बोला बहुत सारे बीटेक हैं, तो जेई नीट, जेई एनआईटी जितने भी एग्जामिनेशन है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन गए हैं, पर वो नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरह हो गए हैं। आज भी देश में 40 से 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है और जहां से इंजीनियरिंग करने में रियल इंजीनियर्स कहलाते हैं। बाकी इट्स लाइक ग्रेजुएशन। जो मन को बहलाने वाली बात है वो सच्चाई है। पर हाँ, जाहिर सी बात है कि उस जगह से भी करके बहुत सारे लोग अच्छी जगह चले जाते हैं। मैं बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शायद मेरी बात को गलत नहीं ले लिया जाए कि सिर्फ क्या जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से करे होते हैं वो ही बहुत आगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था आईआईटी में, तो मैं आईबीएम में सेलेक्ट हुआ, तो मैंने जिन्होंने मुझको सेलेक्ट करा मैंने उनसे पूछा कि सर आपने मुझे क्यों सेलेक्ट करा, मुझे तो फिजिक्स ही आती है, आपने मुझसे फिजिक्स ही पूछी। तो उन्होंने बोला कि हमारा अभी तक का अनुभव ये है कि जब हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से लेते हैं तो 100 में से 70 से 80 बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट हम जब नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से लेते हैं तो 100 में से 20 या 25 ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम हमारा टाइम खराब करने की बजाय मोस्ट ऑफ द कंपनीज अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चली जाती हैं। मैंने ये बात इसलिए बोली कि नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वो 20 से 25 अच्छे बच्चे हैं जो रियलिटी में अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हैं। एक इस तरह के प्रसंग भी आते हैं कि साल दर साल दे तैयारी, तो उसको लेके भी कोई, मतलब सर मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में या इसमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिया जाए कि क्यों बच्चों को स्ट्रेस दिया जाए। देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे कोटा में आगे बोलते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस मिलता है, मैं कहता हूँ कि मैं मानता हूँ पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं, पर मैं कह रहा हूँ आज अगर हम उस स्ट्रेस के लिए उसको रोक देंगे तब भी उसे जीवन में मिलना है, चाहे 4 साल बाद मिले। हमने शायद उसको तैयार करना थोड़ा सा चालू कर दिया है। बिना प्रेशर के कोई भी सेक्टर में काम नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। हम शायद उस स्ट्रेस को पैम्परिंग करके कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। हमारे देश में प्रक्रिया कभी 15 साल से चालू कर लेते हैं, कभी 18 से कर लेते हैं, कभी वो 20 का होता है तब तक कर लेते हैं। तो वो प्रक्रिया कब शुरू करनी है ये निर्णय शायद पेरेंट्स और माँ बाप को लेना होता है। तो तैयारी करते वक्त जैसे आपने बोला तैयारी दर तैयारी, पर एक अगर मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, क्योंकि मैंने वो व्यक्तिगत रूप से महसूस करा है, तो एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाना उसके और उसके परिवार के लिए वाकई जीवन बदल देता है। आई कंप्लीटली एग्री। वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंचना आपकी लाइफ को यू टर्न देता है। अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, हाँ, जो एक्सपोजर बहुत अलग होता है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ क्लास में नहीं होती, बाहर भी जो आपको, जाहिर सी बात है सर। मैं खुद आईआईटी में गया, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें जो मेरे को खुद को, मेरी मानसिकता को बहुत बदला। मतलब जो मुझे बहुत छोटी सी बात लगती थी कि यार ऐसे ही होता होगी, दुनिया ऐसी होती होगी, पर जब वहाँ गया तो मुझे लगा वाकई दुनिया इससे बहुत बड़ी है। उसके बाद आपका सर्कल बहुत हो जाता है, अक्रॉस द नेशन से बच्चे आते हैं। कोटा के लिए एक बड़ी बात और मैं बोलता हूँ, कोटा में आके भी बच्चा सब कुछ सीखता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉट है वो, वहाँ पे सब जगह के बच्चे आ रहे हैं। उसके हॉस्टल में अगर मान लीजिए 50 बच्चे रह रहे हैं, तो आप मान के चलिए उस 50 में से कम 20 स्टेट्स के बच्चे होंगे, 15 स्टेट्स के तो होंगे ही होंगे। तो 15 स्टेट्स के बच्चों का एक जगह आना, फिर उनका साथ में पढ़ना, वो अपने आप में एक एक्सपोजर वाली कहानी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोटा में आने वाले बच्चे 15 से 20% ही हो सकता है कि सेलेक्ट होते हों, जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हों। पर मैं इस बात का स्वयं साक्षी हूं कि 95% बच्चा जीवन में सफल होता है। मतलब इस बात को मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, और इस मंच से भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि हो सकता है उनको टॉप कॉलेजेस ना मिले, पर कोई भी बच्चा जो 12 से 15 घंटे पढ़ना कर्मठता से सीख गया है, वो जीवन में असफल हो ऐसा नहीं हो सकता। इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन। वो फोकस करके पढ़ना, उतनी देर पढ़ना, माँ बाप के अभाव में पढ़ना, जैसे हम कहते हैं ना अभाव में स्वभाव बदल जाता है जी। तो जब हम कहते हैं कि अभाव में स्वभाव बदल जाता है, तो जब बच्चा कोटा में आता है तो अभाव उसको किसी लग्जरी का नहीं है कि उसे खाना नहीं मिल रहा है, पर अभाव है प्रेम का,
जो उसको उसके शायद रिश्तेदारों से मिल रहा था जब वो घर पे था, वो अभाव में उसका स्वभाव बदलता है और वो वास्तविकता में उसको एक अच्छा इंसान बनाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इंटरेस्टिंग। सो यू हैव सच स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अबाउट एजुकेशन। कभी आपको लगा कि ये जेई या नीट की तैयारी से इतर भी अब इन विचारों को एक संस्थान के रूप में या किसी और ढंग में तब्दील किया जाए, कि एनवी सर एक यूनिवर्सिटी शुरू करें, कुछ स्कूल शुरू करें, जिसमें जो आपका शिक्षा को लेकर ख्याल है, जिसको लेकर आपने राहुल गांधी से और दूसरे लोगों से चर्चा की, उसको और मूर्त रूप दिया जा सके? क्योंकि जिंदगी या किशोर वय कुल जमा सिर्फ एक इम्तिहान भर पास करना नहीं है, सही बात मोर है। देन दैट। तो मेरा जो व्यक्तिगत मत है, जिस जगह से मैं शिक्षा को देखता हूं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया को सिखाना ही शिक्षा होनी चाहिए जी। पहली बात। दूसरी बात, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि किस जगह मैं शायद कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, वो ये है कि टेक्नोलॉजी का सही इंटीग्रेशन शिक्षा में। अभी हम शिक्षा को, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा इस पे। प्लीज। हम शिक्षा को देखना चाहिए हेल्थ केयर की तरह। मैं बच्चों को बार बार ये बोलता हूं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि मैं बीमार हूं, तो आपका इलाज नहीं कर पाएगा। मैं अपने ओरिएंटेशन में सबसे पहली बात बोलता हूं कि अगर तुमने किसी टीचर के पास जाके, बिल्कुल ऐसे बोलता हूं जैसे आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आपने बोला कि आप बिल्कुल सहज होके बोलिए जैसा आप व्यक्तिगत रूप से हैं, तो मैं सबसे पहली बात बोलता हूं कि अगर मोशन में आए हुए किसी बच्चे ने ये टीचर के पास जाके पूछ लिया कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं, ये गलत सवाल है। ये वैसी बात है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि मैं बीमार हूं, कैसे इलाज करेगा? सिम्टम तो बताइए, बीमारी क्या है? पेट में दर्द है, सर में दर्द है, फिजिक्स में किस टॉपिक में दिक्कत है, आपकी एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, तब वो सॉल्यूशन बताएगा। नहीं तो वो आपको ऐसी दवाई खिलाएगा जिससे इलाज होना हो, साइड इफेक्ट जरूर हो जाएगा। पर क्या ये हर बच्चा पहचान पाता है खुद की कमी? नहीं, डॉक्टर भी नहीं पहचान पाता। वो आप जाके बोलो सर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, अगर वो पहली बार में डायग्नोज नहीं कर पाएगा तो मशीन्स की आवश्यकता है। वो आपकी एमआरआई कराएगा, कुछ भी कराएगा, एंडोस्कोपी कराएगा, कुछ भी करा सकता है वो आपका। तब उस रिपोर्ट को देखता है, एनालिसिस करता है, फिर अपने अनुभव और उस एनालिसिस के रिपोर्ट पे वो एक इलाज लिखता है। ऐसे हम शिक्षा को नहीं देख रहे हैं। मेरे लिए शिक्षा वैसे देखने का तरीका है। इसमें रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी। जो एवरेज बच्चा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि एवरेज बच्चा हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। Yes. जो व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा कि जो टॉप 10 टॉप 50 के बच्चे हैं और एक जो नॉर्मल बच्चे हैं, टॉप 10 टॉप 50 को आप अलग कर लीजिए, उसके अलावा जो बच्चे हैं इनमें मेजर तकलीफ ये है, ये भी 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, ये एवरेज बच्चा भी पढ़ना चाहता है और पढ़ता है, इसको पता पड़ जाता है कि इसकी क्या कमियां हैं, ये इतना कैपेबल है, इससे ये पता नहीं पड़ता कि इसकी क्या कमियां हैं। ये कमियां बताने का काम एक अच्छा गुरु और एक अच्छी टेक्नोलॉजी का डेटा कर सकता है। तो कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सालों से काम कर रहा हूं और उस पर हम बहुत सारी मशीन्स भी ला चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनका सबका स्टडी मटेरियल, जब वो एंटर करते हैं कैंपस में, तो स्टडी मटेरियल अलग आता है उनकी कमियों के हिसाब से, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ये बहुत नेसेंट स्टेज में है, बट एटलीस्ट हमने इसको स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता है ये सिर्फ इस सेक्टर में ही नहीं, ये एजुकेशन में हर जगह अप्लाई होना चाहिए। तो हम हमारे शिक्षा के स्तर को अलग स्तर पे ले जा हर पाएंगे, बच्चे की प्रवृत्ति और क्षमताओं के हिसाब से और उसके संशयों के हिसाब से ला पाएंगे, उसका स्टडी मटेरियल, उसका Very कंटेंट। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल पूछे हैं, पर मैं उस पर मूव करूं उससे पहले एक सवाल और है। कोटा को लेके या देश में कोई भी किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक बड़ी चिंता आती है बच्चों के बीच जो मानसिक अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, परेशान हो जाते हैं, प्रेशर नहीं ले पाते हैं, बिखर जाते हैं कई बार। तो एक तरफ तो यह है कि वो भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों, पर दूसरी तरफ वो मेंटली भी इंटैक्ट रहें। इसको लेके आप लोगों की क्या चिंता और तैयारियां रहती हैं? मेरे हिसाब से बच्चे को, जैसे कि मैंने बोला, बच्चे को ये समझाना कि ये एग्जामिनेशन में सफल या असफल होना जीवन में सफल या असफल होने से लिंक नहीं है। एक एग्जाम जब हम कोई देते हैं तो अगर उसमें हम सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। हम क्रिकेट मैच खेलने गए तो पहली बार हो सकता है हारे हों। मैं बच्चों को बहुत एग्जांपल देता हूं, हम सबने मारियो खेला हो, आप और हम तो शायद सम उम्र मारियो खेला है हमने, आपने भी मारियो खेला होगा साहब, आपने मारियो खेला होगा तो आपने, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आपने रानी तक ले गए होंगे आप उसको। हाँ, पहली बार में तो नहीं ले गए थे, बिल्कुल नहीं। पहली बार में तो आप नहीं ले गए थे। तो जब वहां हार नहीं मानी, पहली बार गेम ओवर जब हो गया था, तो जब वहां हार नहीं मानी, तो ये कोई भी एग्जामिनेशन में अगर गेम ओवर हो भी गया तो ये जीवन की रानी हमें नहीं मिलेगी, ऐसा संभव नहीं है। क्या वो पहली बार वाली प्रैक्टिस जिसमें गेम ओवर हुआ था कि सफलता के द्वार तक वो ले जाएगी? हाँ, ये बच्चों में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं कि जो प्रक्रिया है ना आपकी सीखने की कोटा में या इस प्रोसेस से गुजरने की, ये सफलता का मूल मंत्र है। हो सकता है कि पहले एग्जामिनेशन में जो आपकी रैंक आपके अपेक्षाओं के अनुरूप आए, हो सकता है
ना आए, ये दोनों बातें हो सकती है। पर यह समझना कि मैं कर्मठ हो गया हूं, 12 से 15 घंटे पढ़ता हूं और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूं, सफलता का मूल मंत्र इस जगह पर है। जब आप उन्हें समझा पाते हैं और उन्हें समझा पाते हैं कि ये जो एंजाइटी आपको हो रही है, इसको एंजाइटी की बजाय एक्साइटमेंट में बदलिए। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने बात बोली, एक डॉक्टर साहब ने बोली कि एंजाइटी और एक्साइटमेंट दोनों के सिम्टम लगभग सेम हैं। दोनों में हाथ नम होने लगते हैं, पेट में थोड़ी गुड़गुड़ होने लगती है। अगर आप अपने स्वभाव में ये ले आए कि एंजाइटी के जब आपको हो रही है उसको आप एक्साइटमेंट में बदल दें कि दिस इज द एग्जामिनेशन जो मेरे जीवन को बदल सकता है, तो शायद हम एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। अगर कोई विद्यार्थी इसको देख रहा है, लड़का या लड़की, जिसके पास इतने साधन नहीं है कि वो कोटा में आके पढ़ सके, तो अब विकल्प ये आते हैं कि वो कोई ऑनलाइन कोर्स कर ले। कई बार जो पहले के ज़माने में होता था ट्यूटोरियल से काम चलता था। पिछले दिनों में बेंगलुरु में ग्रो करके एक स्टार्टअप है, बहुत कमाल का काम कर रहा है वो। उसके फाउंडर से मिला, ललित से, जो कि खरगोन के रहने वाले हैं, इंदौर के पास, गांव से आते हैं, फिर खरगोन में रहे और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स आते थे बहुत। बिल्कुल, उनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा आया करता था। हाँ। तो वो वही पढ़ाता था और भोपाल में जाके एग्जाम देता था रिश्तेदारों के यहाँ रुक के। कमाल की कहानी, IIT मुंबई गया पहले अटेम्प्ट में, और अब इतना बड़ा स्टार्टअप चला रहा है। तो ये भी विकल्प होते हैं। तो आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि एक आर्थिक स्थिति, एक हर कोई वहां मूव नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत सारे ऑनलाइन चीजें भी शुरू हो रही हैं। आपका टेक क्या है इन सब पे? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि किसी एक अच्छे इकोसिस्टम जैसे कि कोटा है उसमें आना, उसका थोड़ा प्रभाव अलग होता है क्योंकि आसपास वाले वो करते हैं। ऑनलाइन में भी आज की तारीख में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मैं तो कह रहा हूँ बच्चा चाहे, शायद मुझे हो सकता है कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए कोचिंग संचालक के रूप में, बट सच्चाई ये है कि अगर बच्चा चाहे तो फ्री में भी इंटरनेट से पढ़ सकता है और सेलेक्ट हो सकता है। ओनली पार्ट इज मिसिंग इज कि उसे माहौल नहीं मिलता और वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता पूरे साल, सिर्फ ये मिसिंग है। बाकी मोबाइल ने, ऑनलाइन ने, इंटरनेट ने हमें सब कुछ दे रखा है, जो सीखना चाहे वो सीख सकता है, पर वो कि वो अनुशासन मिस हो जाता है कई बार, इसलिए 90% बच्चे उसमें पास नहीं हो पाते। जी, मैं अब इस सेक्शन में दर्शकों के सवाल लूंगा। अश्विनी कुमार कह रहे हैं, वो ही इज योर फ्यूचर चैलेंजर, कोचिंग में करियर बनाना सेफ है? 110% बहुत सेफ है, क्योंकि आप भविष्य के NV सर को क्या सलाह देंगे जो अभी किसी IIT में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने में, चीज़ों को आसान और रुचिकर बनाने में बड़ा आनंद आता है? मैं कहता हूं कि ये वास्तविकता है और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी है। बहुत सारे शिक्षक, अभी तो मैक्सिमम शिक्षक अब जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो ये देखते हैं कि अध्यापक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है। जो ये देख के इसमें कूदते हैं वो कभी अच्छे अध्यापक नहीं बन पाते। जिनको अध्यापन कार्य में आनंद आता हो वही अच्छे अध्यापक बन पाते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि सबको आए, ये कोई जरूरी नहीं सबको आए। हो सकता है आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आता हो, पर आप कोडिंग छोड़ के अध्यापन कार्य इसमें इसलिए आए क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें पैसा ज्यादा मिल सकता है। कभी आप अच्छे मौज नहीं आ रही है तो मत करो, मौज नहीं आ रही है तो मत करिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कह सकता हूं कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, पर रोज आज भी क्लासेस लेता हूं, मुझे पता ही नहीं पड़ता 1.5 घंटा कैसे निकलता है। मतलब मेरे लिए वो सही में बहुत फ्री टाइम है, बहुत आनंद आता है। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, अगर वो क्लास आपके लिए बोझ है, तो इस कार्य में मत आइए। आप स्वयं का और बच्चे का दोनों का नुकसान करिए। पर अगर आपको मौज आ रही है, मैं कह रहा हूं इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। तो आप लोग एड ऑन कैसे करते हैं? जैसे कि अब ये नया बैच आ रहा है तो साल दर साल जाहिर सी बात है वही मुहावरे, वही एग्जाम्पल तो नहीं देंगे, नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप लोग क्या इंप्रूवमेंट करते हैं? खूब पढ़ाई करते हैं खाली वक्त में, चीजें देखते हैं, उनको रिलेट करते हैं, कैसे करते हैं? पढ़ते रहते हैं लगातार। और टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कंटेंट तो, जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो कंटेंट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है, 70% कंटेंट तो सेम होता है। पर यह है कि अगर आप में ये जिज्ञासा है कि यार लास्ट बार मैंने ऐसे बोला था तब बच्चों को इतना समझ में आया था, इस बार और ऐसे बोलूंगा तो समझ में आएगा, तो उसे रुचिर बनाने की जगह प्रक्रिया आप भी, जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, एवरी टेक में हम इम्प्रोवाइज करते हैं, वही शायद एक अच्छा शिक्षक पूरे टाइम करता है। सुनील सुमन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्लासरूम में आपके डायलॉग अभी भी याद हैं, जैसे बोलो चमका, मुझे लगा ही नहीं यार चमका, और सुंदर कन्या वाला डायलॉग। ये सुंदर कन्या वाला क्या डायलॉग है? सुंदर कन्या वाला डायलॉग शायद ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि बच्चे क्या है कि ये सब 17 से 18 साल के होते हैं, तो लड़कों को जैसे ही आधा घंटा हो जाए, 15 घंटा, मतलब 15 घंटा सॉरी, मतलब आधा घंटा हो जाए, 20 मिनट हो जाए, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बस आप 2 चीज़ों का शब्द का प्रयोग कर लीजिए, सुंदर कन्या और शादी, सारे बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे कि अब कुछ काम की बात आने वाली है।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पर उसमें क्लास में तो लड़कियां भी रहती होंगी। हाँ, तो वो भी सुंदर कन्या के नाम पे हंसती हैं, वो खुद को महसूस करती हैं शायद। तो मेरे लिए कई लोग पूछते हैं, तो मेरे सुंदर कन्या एक एग्जाम्पल है जहाँ पे जब भी मान लीजिए मेरे को कोई लड़का, कोई बच्चा दौड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है, तो उसमें सुंदर कन्या दौड़ रही है, तो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़्यादा आता है, तो वो एक ट्रेडमार्क सा बन गया है, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये बोलो चमका, मुझे लगा ही नहीं यार चमका। वो एक रेगुलर फिनोमेना है, जब मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो बोलो समझ में आया कि नहीं बोलो आया? चमका कि नहीं चमका, हाँ कि ना, बोलो चमका कि नहीं चमका, हाँ कि ना। तो साइंस ये कहती है कि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है। एक अध्यापक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 2 + 2 = 4 भी लिख रहे हो ना, आपको बच्चे से बुलवाना है। सबको पता है 2 + 2 4 है, पर 2 + 2 = 4 वो ही बोलेगा, आपको तब लिखना है, तब बच्चा एंगेज रहेगा। वरना अगर 10 मिनट तक आपने कुछ नहीं उससे बुलवाया, हमारे न्यूरॉन्स ऐसे काम करेंगे कि हम सो जाएंगे, हाँ, वो सुस्त हो जाएगा। सुस्त हो जाएगा। शिवम कुमार और कुंदन कुमार पूछ रहे हैं कि ये सवाल मैंने भी पूछा आपसे, वो बच्चे जो कोटा जाकर पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो आईटी मेडिकल की तैयारी कैसे करें? जाहिर सी बात है, ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। अनुशासन का ध्यान रखें पर उस समय। कृष्णा का सवाल है, लाल, नीले और काले रंग में क्या अंतर है? सेंस ऑफ लाइट या वेवलेंथ के आधार पर नहीं। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, पर आप पहले मुझे सवाल भी समझा दें और फिर जवाब दें। एक्चुअली ये शायद इसलिए पूछा है कि कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि अगर पानी में, स्विमिंग पूल में आप नीचे येलो कलर का बल्ब जला दें तो ऊपर कौन सा कलर दिखाई देगा। वेवलेंथ के टाइम जब हम पढ़ाते हैं तो पूछते हैं, तो बच्चे अलग अलग कलर के आंसर देते हैं, जबकि आंसर कॉमन सेंस से ही देना होता है कि भाई येलो ही दिखेगा वो, क्योंकि कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ से वेरी नहीं करती। तो मेरे हिसाब से शायद उन्होंने वो देखा इसलिए वो पूछ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अगला सवाल है कुमार का, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे को कितने घंटे सोना चाहिए? यार ये कैसा सवाल है? मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। 5 से 6 घंटे बहुत हैं। संतोष कुमार पूछ रहे हैं, एग्जाम का डर कैसे खत्म करें? एग्जाम का डर यही है कि अगर ये एग्जाम में हम असफल हुए तो जीवन में असफल हो जाएंगे। अगर ये डर खत्म हो गया, ये बात अगर आप समझ गए कि इस एग्जाम में असफल होना ही जीवन की असफलता नहीं है, ये बात अगर आप समझ गए तो अपने आप डर खत्म हो जाएगा और आप अपना बेस्ट देंगे। भव्या ने बंसल क्लासेस से जुड़ने और छोड़ने का सवाल पूछा है, वो तो आप बता चुके हैं। आप आखिरी बार बंसल सर से कब मिले थे? मैं सर के, जब सर की डेथ हुई थी तब भी उसमें गया ही था सर के। उसके पहले कोरोना चल रहा था उस समय, तो मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने पहले वो, नहीं उसके बहुत थोड़े से दिन पहले ही वो हमारे घर आए थे इनॉग्रेशन में। सर खुद मेरे घर के इनॉग्रेशन। प्राउड ऑफ यू। बहुत प्राउड, मतलब वो मेरी वाइफ से भी बहुत अटैच थे, क्योंकि वो स्पीच एंड हियरिंग की। आप हर बार वाइफ बोलते हैं, नाम नहीं बोलते हैं। डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर स्वाति। तो मेरे लिए वही सुंदर कन्या है। और पूरा साथ। कहाँ मिले आप? ये बिल्कुल ऐसे क्लिक बेटिश थोड़ा सा एक सवाल हो जाए, क्या है एनवी सर की लव स्टोरी? मैं और मेरी वाइफ सेकंड से ही साथ पढ़े हैं। दूसरी कक्षा से? हाँ, स्कूलिंग हमारी सेम हुई है, पर जो आप सोच रहे हैं वो सेकंड से चालू नहीं हुआ। वो तो जब मैं आईआईटी चला गया और वो अपनी मेडिकल फील्ड में चली गई मैंगलोर, तो उस समय हमारी वापस एज अ फ्रेंड बातचीत चालू हुई। तो नहीं भाई साहब, ये फास्ट फॉरवर्ड मत करिए, मेरी भी दिलचस्पी है। तो दूसरी क्लास से आप लोग साथ पढ़ रहे हैं? स्कूलिंग हमारी सेम है। अब तक साथ पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो दूसरी क्लास में ही आपको अंदाजा हो गया था कि ये लड़की, इसके साथ बैठना अच्छा लगता है, टिफिन शेयर करना? नहीं बिल्कुल या नहीं। तब और भी सुंदर कन्याएं थी? तब और भी थी, पर मतलब सही जैसे अपन बोलते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो मतलब हम शायद 12th तक जब साथ थे तो हमने दोनों ने एक दूसरे ने नहीं सोचा होगा कि शायद हमारी मैरिज हो सकती। दोस्त थे आप लोग? बहुत लाइट दोस्त, मतलब इस तरीके का था कि वो आपसे कंडेंसर या ऑप्टिक्स को लेके कोई अपनी प्रॉब्लम शीट्स में से कुछ शेयर कर रहे हैं, या उतनी भी दोस्ती नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कुछ ऐसे ही थोड़ी बहुत बात हो गई, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो बस इतना ही। इंटरेस्टिंग। पर फिर पर एक दूसरे को जानते थे, जाहिर सी बात है। कोचिंग एक ही जगह करते थे बंसल में ही? नहीं, वो मेडिकल फील्ड में थी तो वो कोचिंग करती थी। उन्होंने फिर स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट करा मैंगलोर से, तो वो चली गई थी वहीं पे। तो ये आपके अंदर राग रंग रस बनारस ने दिए?
अब हो सकता है मतलब हो सकता है कि ऐसा वहाँ से आया, पर तभी बातचीत शुरू हुई रहे। तभी सेकंड ईयर में थे तब बातचीत शुरू हुई। भला हो टेलीकॉम क्रांति का। हाँ, वो जो रिलायंस का आया था, आपको पता हो तो, नीले रंग का फोन, हाँ, 500 रुपए वाला, हाँ। रात भर फ्री। मेरी शादी के लिए वही जिम्मेदार है। तो मेरे को लग रहा है आप रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल शायद मेरे को आपसे आपकी कहानी पूछ लेनी चाहिए। कमाल है। तो वो वहीं से शुरुआत हुई और ईश्वरी कृपा है कि वो कंधे से कंधा मिला के हम दोनों शिक्षा के लिए काम करते फिर जब आपने घर पे ये मुनादी पीटी कि मैं अमुक सुंदर कन्या से शादी करना चाहता हूँ, तो कुछ ड्रामा हुआ या सब कुछ बड़ा स्मूथ रहा? हैं। थोड़ा बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं। फादर सपोर्टिव हैं इस मामले में काफ़ी। तो रिश्तेदारों को मिर्ची लगी होगी। हाँ, आई लव दिस पार्ट। नहीं, बट आई रियली डू नॉट वांट टू हेल्प। नहीं, आई एम नॉट आस्क यू मोर, लेकिन ये जब रिश्तेदारों को मिर्ची लगती है ना, हमारे प्रगतिशील फैसलों से, विवाह को लेके, करियर को लेके, तो मुझे बड़ा आनंद आता। हमारी नानी जी ने बहुत सुंदर, मतलब बहुत ही सरल मन से एक बात बोली। मेरी नानी जी अभी भी हैं। तो हमारे परिवार में कैसे कभी लव मैरिज हुई नहीं थी, मेरे ननियाल पक्ष में। तो मेरी माता जी ने उनकी माता जी को बताया कि भाई इसने लड़की पसंद कर ली। मेरी माता जी को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बहुत अच्छे से उन्होंने स्वीकार करा। तो मेरी नानी जी ने बोला, ओके ठीक है, एक तो ई की पसंद की ले आए हो, एक कौन आप सी भाषा में बात करती थी नानी? ये मारवाड़ी टच आप समझ लीजिए। हाँ। तो एक तो ई की पसंद की ले आओ, एक आप अपनी पसंद की ले आऊँगा। मतलब एक तो अपनी पसंद की बहुत सरल, मतलब बहुत मजाकी मूड में उन्होंने ये बात कही, पर मुझे आज तक ये याद है। मम्मी ने आगे बताई कि नानी जी ऐसे बोल रही थी। तो फिर आपने डॉक्टर स्वाति को तो आगे नहीं बताया? नहीं बताया, उनको सब पता था, उनको सब पता था। वो नानी जी सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं को करती हैं अब। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल। ये मैं इसलिए पूछ रहा था विषय से इतर, क्योंकि ज़िंदगी में सवाल सिर्फ एक इम्तिहान को निकालने का नहीं है। सवाल ये भी है कि आप अपने साथी को चुनें, वो आपको चुने, और फिर आप अपने उस फैसले के साथ रहें। बिल्कुल, है ना? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में, इस मन से कहता हूँ कि आपको ऐसा साथी मिलना जो आपको समझ पाए और आपकी सपनों को खुद का सपना बना के आपके साथ जुड़ जाए। ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं। ये मेरे लिए परिवार में फादर मदर भी हैं, और शायद मैं चेहरा हूँ, कहते हुए शायद थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ, पर मैंने कुछ अच्छे पुण्य करे होंगे पिछले जन्म में, इसलिए मुझे ये तीनों चीज़ों का समावेश बहुत अच्छा मिला। मेरे फादर मदर इज़ लाइक, मतलब चेहरा मैं हमेशा होता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, एजुकेशन खड़ा है तो मैं चेहरा हूँ, पर ये वो लोग हैं जो निरंतर काम करते हैं, जिनकी वजह से शायद मैं और ये वो कृतज्ञता बोध है जो आपको बनाता है नितिन। हो सकता है, पर मैं नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी सफलता में याद रखें कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें बनाया, संवारा, और जो हमारी कामयाबी पे हमसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं। आज भी मुस्कुराते हैं, और जिनकी वजह से शायद हम हैं। यस। मैं कभी मेरे को वैसा लगता है कि यार मैं सारा क्रेडिट ले जाता हूँ, तो भगवान का भी धन्यवाद देता हूँ कि जो मतलब मेरे को शायद इतना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए जो मेरे पीछे वाले लोगों को मिलना चाहिए, पर हैं। इसमें कोई सौभाग्य। इसलिए रिश्तेदारों की ज़्यादा परवाह ना करें, जाति धर्म के भी बंधनों के चक्कर में मत पड़ें। मन मिल रहा है, विचार मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ो। ठीक है नौजवान लड़के लड़कियों, बाकी सब बाधाएं किनारे हो जाएंगी। यहाँ पर कोशिश करो कि पेरेंट्स को अपने पाले में रखो। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। वो बहुत आवश्यक है। मैं उसका मतलब बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि वो आपके साथ होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, उनको छोड़कर कोई काम नहीं। दिक्कत होती है। हम लोग एकदम से फिजिक्स और एजुकेशन से लव लाइफ वाले जोन में चले गए। शिवम कुमार का सवाल है, 11वीं की शुरुआत में किन किताबों को पढ़ें ताकि IIT में एडमिशन हो सके? ठीक है, मतलब बेसिक्स में HC वर्मा प्रिलिप को ये सब पढ़ सकते हो आप, और आज की तारीख में PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पढ़िए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए थोड़ी सी, उनको पढ़िए, फिर कंटेंट को देखिए। आपकी नज़र नहीं, एक सवाल है एनॉनिमस, ड्रॉप ईयर को कैसे मैनेज करें? आपने कैसे मैनेज किया था? मैंने भी ड्रॉप लिया था 12th के बाद। अच्छा। हाँ बिल्कुल ड्रॉप लिया था, और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ मेरे जीवन का सबसे अच्छा बढ़िया निर्णय था कि मैंने ड्रॉप लिया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है 12th के बाद 1 साल इसलिए रुकना कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, पर मेरे हिसाब से ये आपके जीवन का सबसे अच्छा ईयर बन सकता है अगर आप 1 साल बाद उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं जिसका सपना आप देख रहे थे, तो उसमें पूरी जी जान से मेहनत करिए। हंसराज पूछ रहे हैं बैकअप प्लान के बारे में आपकी क्या राय है? IIT की तैयारी करते वक्त बैकअप प्लान होना चाहिए? माइंड में नहीं होना चाहिए। जब मछली दिख रही हो तो कुछ और नहीं दिखना चाहिए। बैकअप अपने आप खड़े हो जाएंगे। बैकअप सोचने में 2 दिन लगेंगे, अगर गलती से असफलता हाथ लगी तो।
रोहित कह रहे हैं मोशन की फीस ज्यादा है, कम करेंगे? ये रोहित यादव का सवाल है। बिल्कुल कर देंगे, वादा करते हैं। फीस ज्यादा है क्या? नहीं ज्यादा नहीं। कितनी फीस लेते हैं? मतलब वही मैं आपसे बोल रहा था कि एवरेज जो हमारी जो बच्चों में डिपेंड करता है बच्चे की कैटेगरी पे। कोई बच्चा बहुत नीडी है, वो क्या आपसे आके मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, और उसकी फीस कम भी होती है। कि बहुत सारे गेट कीपर्स हैं। नहीं, गेट कीपर्स होते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ। नहीं होते हैं, पर आप मानेंगे नहीं कि हर बच्चे के, मोस्टली सब बच्चों के पास मेरा नंबर होता है। मैं पब्लिकली शेयर करता हूँ उसको, जो मेरा एक ही फ़ोन नंबर है और पब्लिकली शेयर होता है। तो अगर बहुत कोई नीडी होता है मुझे मैसेज करता है, जब वो मैसेज करता है तो उसके पास चला जाता है, टीम के पास, वो एक बार वेरीफाई करती है कि है कि नहीं। हाँ। तो जैसे हमने अभी एक लॉटरी भी निकाली थी, यूट्यूब की कमाई बच्चों पे लुटाई, तो उसमें एक किस्मत की बात बताता हूँ मैं, अपने बात छेड़ दी इसलिए। हमने उसमें यही करा था कि गरीब बच्चे उसको अप्लाई करें, और उसमें 2 बच्चों को ऐसा प्राइस था जिसमें हम रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री करेंगे। उसमें अभी एक सुहानी चौधरी करके एक लड़की को प्राइज़ निकला सर। वो रियलिटी में उसके फादर इसमें साइकिल पे टोकरे में सब्जी बेचते हैं। जब वो उनको पता पड़ा कि उनको लॉटरी निकली, वो हमारे यहाँ पढ़ने आ गई है। तो मैं कह रहा, हाँ, हर साल वो लॉटरी हम निकालते हैं, तो अगले साल के भी अगर बच्चे तो उसमें जरूर अप्लाई करें, कोई ऐसा है तो ईश्वर करेगा जरूर मिलेगी। विकास कह रहे हैं क्या आप कभी राजनीति में जाएंगे? यहाँ पे कभी कैपिटल में, बोल्ड में और थोड़ा बड़ा फॉन्ट में है। व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो अभी तक मेरी ऐसी 0 महत्वाकांक्षा है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना चाहता हूं, ये बात सत्य है। कल को कोई राजनीतिक पार्टी आए, कहे आप हमसे जुड़िए और हम आपको अपने एजुकेशन के एडवाइजरी बोर्ड में रखते हैं, या एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, या टेक्निकल एजुकेशन को लोग के एडवाइजरी में रखते हैं, विल यू कंसीडर एनी सच प्रपोजल? अगर मैं किसी ऐसी एडवाइजरी में हूं जो मैं होना चाहता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एडवाइजरी में जहां पे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जहां पे क्योंकि अनुभव है हमें टेक्नोलॉजी और कैसे फिजिकल टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, उनमें अगर मैं कहीं पे मेरा कोई योगदान देने का मौका मिला तो मैं बहुत अच्छे से उसको देना चाहूंगा। विधानसभा या लोकसभा लड़ने का इरादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, फिलहाल बिल्कुल नहीं। फिलहाल मतलब अभी तक बिल्कुल नहीं है, तो आगे तो मैं कुछ आइडिया नहीं है मुझे। आकाश विश्वकर्मा का सवाल है, मैं 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। हर बार शुरुआत के 2-3 महीने अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाई नहीं कर पाता, कैसे फोकस्ड रहूँ? मेरे हिसाब से ये वाली बात है कि आप जब तक अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि जिसके लिए हम आए हैं वो ही हमारा अंतिम गोल है, तो आप उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। ये मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल बच्चों का सवाल है। 3 महीने में सब में डिप आने लगता है, पर वो निरंतर फिर उसके लिए सोचते रहना, प्रयास करते रहना, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये सबके साथ होता है। इसलिए इसे घबराएं नहीं, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ज्ञानदीप यादव का सवाल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ने की सामग्री की बहुत कमी है, क्या करें? वैसे ऐसा नहीं है। अब जैसे अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट में बात करें तो जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है वही ऐप पर सब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होता है। तो शायद उनको मेरे हिसाब से ज्ञान का भाव है। व्यक्तिगत रूप से मेरे को लगता है कि ऐसी कोई बहुत दिक्कत है। एक एनॉनिमस सवाल है कि पढ़ाने के अलावा एनवी सर की किन विषयों में रुचि है? मैं इसको और थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली कर देता हूँ। चिल कैसे करते हो आप? चिल कैसे करता हूँ, जैसे अभी आपने मेरे को बुलाया तो यहाँ आने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो अपने परिवार को साथ ले आया। हाँ, तो ये मतलब ये सही बताऊं तो ये एक वेकेशन टाइप हो गई, आउटिंग हो गई। डॉक्टर स्वाति, पाखी और अगम, हाँ, बच्चों के नाम आप कभी लेते हैं क्लास में या नहीं? बिल्कुल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि मैंने नहीं बिल्कुल लेता हूँ। अभी एक दिन मैं अपनी बेटी को ले ही गया था क्लास में। अच्छा, तो उससे भी अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। तो पाखी के ऊपर अभी जैसे वो 7वीं में है, हाँ बिल्कुल। तो अभी वैसा तो नहीं जैसे मैं कई इश्तेहार देखता हूँ कोचिंग के कि 8वीं से ही तैयारी शुरू करें, 9वीं से ही शुरू करें, तो पाखी आके क्लास में बैठने लगी क्या अभी? हाँ, अगले साल से मुझे बैठाने लगे, ग्रूमिंग करना चालू करेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। अभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ा के आए और वो अपना जब 4वीं 5वीं में या अगम, तो उसके बेसिक कुछ मैथ्स या ड्राइंग और आप होमवर्क में हेल्प करते हैं, या वो डॉक्टर साहिबा का ख्याल है? मैंने अभी तक नहीं करा है। बच्चों का होमवर्क नहीं करवाते हैं आप? अभी तक तो नहीं कराया है, ये बताइए सर। मैम ही कराती है। जी। तो और कैसे चिल करते हैं? और थोड़ा घूमने का शौक है, पढ़ने का भी शौक है। जो क्या पढ़ रहे हैं आप आजकल? शिक्षा को लेके ही, और जाहिर सी बात है कि जैसे आज संस्थान में 2000-2500 लोग हैं, तो अगर आप शिक्षा को अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको, जो हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि टेक्नोलॉजी को समझने वाले अलग लोग हैं और एडुकेशन को समझने वाले अलग लोग हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है इनका समावेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनर्जी, कोलैबोरेशन। अब क्या इनकी ईगो क्लैशेस बहुत होती हैं, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि शायद जैसे मैं न्यूज़पेपर्स को देखता हूँ, तो न्यूज़पेपर की कोई भी इकाई अगर होती है तो उसमें जो एडिटर है
वो भी उतना ही समकक्ष होता है जो बिजनेस हेड के समकक्ष होता है। उनका समावेश वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि दोनों का होना शायद बहुत आवश्यक है। सार्थक और सफल एक साथ। सार्थक और सफल एक साथ। तो मेरे लिए वो दोनों का इंपॉर्टेंस दिखाना बहुत जरूरी है। अध्यापकों को, गुरुजनों को ये समझाना कि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और टेक्नोलॉजी वालों को ये समझाना कि आपकी कोडिंग लैंग्वेज किस तरीके से बच्चा समझेगा, ये अध्यापक ही आपको समझा सकता है, तभी अपन उसको सही समावेश कर पाएंगे। तो एक तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एजुकेशन पे मैं बहुत पढ़ने का प्रयास करता हूँ, और जाहिर सी बात है कि एज ए लीडरशिप आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आप डिफरेंट सेगमेंट को कैटर कर पाएं। इंटरेस्टिंग। ये मेरे लिए इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा हासिल है, जो आपने कहा कि तकनीकी और ज्ञान बिना किसी श्रेष्ठता बोध के आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, और भारत जैसे देश में तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे पास ऐसे बच्चे हैं सर, खैर आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं सर, मैं कह रहा हूँ कि अमेजिंग, यूपी बिहार के बहुत बच्चे आते हैं सर हमारे पास। मतलब मैं कहना चाहूँगा, पता नहीं कहना चाहिए, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, पर मैं खुद राजस्थान से आता हूँ, पर जो कर्मठता मैंने यूपी बिहार झारखंड के बच्चों में देखी है, फायर इन द बेली, और अमेजिंग। मतलब वो किसी भी परिवेश में रह लेते हैं। मतलब वो गरीब बच्चा आएगा ना बिहार का सर, सत्तू खा के रह लेता है शाम को पैसे बचाने के लिए, पर वो पढ़ लेता है। ये मतलब अलग ही लेवल पे, मतलब वो कैसे वो करते कितना हैं, सीखने को है उनसे। हाँ। मतलब वाकई या तो वैसी परिस्थिति में रहे हैं। पर आपके लिए अब वो मुमकिन नहीं हो पाता होगा मेरे ख्याल से कि अब आप कोटा में फ्रीली घूम पाते हो। नहीं, खूब घूमते हैं सर, बच्चे घेर नहीं लेते हैं? अरे खूब घूमते हैं सर, स्कूटर से भी घूमते हैं, घेरते हैं ना खूब, तो अच्छा लगता है सर। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब ये लगता है कि अध्यापक, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इस अध्यापक को इतना सम्मान मिल सकता है। हालांकि वो कर्तव्य का बोध भी लाता है और डर का भाव भी लाता है जी, पर मुझे लगता है यार इससे बेहतर क्या हो सकता था और जीवन में। तो मैं ईश्वर से यही मांगता हूं कि हर जीवन में मुझे शिक्षक ही बनाए। बढ़िया, मतलब ये व्यक्तिगत मेरी इच्छा है। दैट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग स्टेटमेंट। बैठकी में इसी नोट पर ये बातचीत खत्म करेंगे फिलहाल के लिए, कि कोई तो है जो ये कह रहा है कि शिक्षण कर्म में आनंद आए और मैं अगले जन्म में भी शिक्षक बनूं। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कि वो शिक्षा में निवेश करे, और शिक्षा में निवेश करने के साथ साथ बराबरी का माहौल, ताकि जो सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं वो शिक्षा के मामले वंचित ना रहें। अगर आपकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी तो आपकी जो सभ्यता बसेगी वो बहुत कमाल की होगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक कमाल के हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एनवी सर, आपने इतना समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विचार और भी लोग अपनाएं, और एजुकेशन का टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन हो, और सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से उनको मौके मिले। थैंक यू सो मच। बैठिए, में आज के लिए इतना ही। एक और मेहमान के साथ फुर्सत से गप करेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉक।